चलिए 10 बजे 10 रिपोर्ट की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश की है। नर्सिंग घोटाला, नीट परीक्षा जैसे मुद्दों पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़कों पर उतर आई थी कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई और उसके साथ साथ जो पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी, वो भी सड़कों पर थे। जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। पुलिस ने आंसू गैस दागे हैं, पानियों की बौछार की है। क्या कुछ पूरी खबर है, कहानी है, सब कुछ इस रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट को देखिए। एमपी में कांग्रेस पार्टी चुनावी राजनीति में भले ही मजबूत ना दिखाई पड़ती हो, लेकिन सड़क पर विपक्ष के रूप में कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। 15 जुलाई को कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने नर्सिंग घोटाला और नीट परीक्षा जैसे मुद्दों पर राजधानी भोपाल की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हुए। एनएसयूआई के कार्यकर्ता सबसे पहले पीसीसी के सामने एकत्रित हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई के प्रदर्शनकारी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए चल पड़े, लेकिन इस प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीसीसी कार्यालय के कुछ दूर पर ही रोक दिया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र होने पर पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बाद में जीतू पटवारी समेत एनएसयूआई के कई सारे नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। जीतू पटवारी ने कहा कि ये सरकार जनता के बच्चों का गला घोंटने वाली सरकार है और प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को कुछ चोटें भी आईं। मैसेज है आज के बल प्रयोग का, लाठीचार्ज का, आंसू गैस का। ये प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपके बच्चों के गले को घोंट देंगे, भविष्य के गले को घोंट देंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक नीट और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को लगातार घेर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बतौर विपक्ष इस तरीके का आक्रामक प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी को एक विपक्ष के तौर पर प्रासंगिक जरूर बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। भले ही चुनावों के मंच पर कांग्रेस ने बहुत बेहतर प्रदर्शन ना किया हो मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी जहां पर विपक्ष की भूमिका निभाने की बात आती है, कांग्रेस बहुत बढ़ चढ़कर आगे दिखाई देती है। चाहे मॉनसून, चाहे विधानसभा सत्र की बात कर ले या फिर अभी ही जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, उसने विपक्ष को मजबूत कर दिया है। अगली खबर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। धार भोजशाला विवाद में मामले में आज सुनवाई हुई है और एएसआई ने सर्वे की 2000 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी है। हजारों पन्नों की इस रिपोर्ट में जो कुछ खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नया स्ट्रक्चर पुराने मंदिर के अवशेषों से ही बना है, यानी वर्तमान में जो भोजशाला है वो पहले मंदिर हुआ करती थी और उसके अवशेषों पर ही ये भोजशाला बनाई गई है। क्या कुछ पूरी खबर है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में पेश कर दी है। 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है। सर्वे वाली रिपोर्ट में एक बात बड़ी सामने आई है, जिसमें लिखा गया है कि नया स्ट्रक्चर पुराने मंदिर के अवशेषों से बना है, यानी वर्तमान भोजशाला पुराने मंदिर के अवशेषों से बनी हुई है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता का दावा है कि एएसआई सर्वे में भोजशाला में देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, मां वाघ देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। एएसआई ने 4 सप्ताह का समय मांगा था। इस पर हाईकोर्ट ने 15 दिन का समय देकर एएसआई को 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था। रिपोर्ट के आधार पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। भोजशाला का सर्वे जानने के लिए एएसआई के द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट पर हर कोई नजर बनाए हुए है। उधर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट आ जाए। सर्वे की जरूरत ही नहीं थी। 1998 में एएसआई पहले ही कमाल मौला मस्जिद घोषित ये कर चुका है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब 1902-1903 में जब सर्वे हो चुका था तो इस सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं थी, और 1902-03 में जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे कमाल मौला मस्जिद
बोल चुकी है। 98 में विमल कुमार गोदा जी की एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगी थी, जिसके अंदर भी एएसआई ने अपना शपथ पत्र दिया और उसमें कहा दिस इज ए कमाल मौला मस्क। भोजशाला कहाँ है, ये एक मिस्ट्री है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर विवाद है क्या। साल 1034 में राजा भोज के महाविद्यालय में सरस्वती सदन की स्थापना हुई। साल 1456 में महमूद खिलजी ने मकबरा और दरगाह का निर्माण कराया। 1875 में यहाँ खुदाई में देवी सरस्वती की मूर्ति मिली। इस मूर्ति को 1880 में अंग्रेजों ने लंदन भेज दिया। हिंदू समुदाय भोजशाला को बाघ देवी माता सरस्वती का मंदिर मानता है। मुस्लिम पक्ष इसी जगह को कमाल मौलाना मस्जिद मानते हैं। कुल मिलाकर मामला कोर्ट में है और 22 जुलाई को सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट में सुनवाई होगी। सर्वे में हिंदू पक्ष की ओर से खूब दावे किए गए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष उन दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। लिहाजा कोर्ट की सुनवाई और फैसला इस मामले में अहम हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। धार भोजशाला की जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना किया गया है, लेकिन फिर भी जो खबरें निकल कर आ रही है वो यही बता रही हैं कि पहले मंदिर थे और उनके अवशेषों पर ही धार भोजशाला बनाई गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल में मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मुंबई दौरे के दौरान निवेशकों से हुई पूरी बातचीत का ब्यौरा मीडिया के साथ साझा किया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में आने वाले निवेश के बारे में पूरा ब्यौरा भी दिया और विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत के जवाब में उन्होंने आईटी सेक्टर में क्या कुछ मध्य प्रदेश में संभावनाएं हैं, इसको लेकर भी जवाब दिया है। क्या कुछ हुआ आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खबर क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को देखिए। किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए उद्योग बहुत अहम पहलू होता है। मध्य प्रदेश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में उद्योग का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल में 15 जुलाई को मंत्रालय परिसर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने मुंबई दौरे के दौरान निवेशकों से हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा मीडिया के साथ साझा किया। बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले साल 2025 में इन्वेस्टर्स समिट होना है और अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 17,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। सूबे के मुखिया मोहन यादव 13 जुलाई को मुंबई में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, जहां उन्होंने तमाम उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने को आमंत्रित किया। मुंबई में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा भी की। राजधानी भोपाल में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत ने आईटी सेक्टर को लेकर भी मुख्यमंत्री से सवाल पूछा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भोपाल में आईटी कंपनियों में भी निवेश बढ़ने की उम्मीद है। ब्रजेश जी, ये बात सही है कि हमको आईटी में बहुत संभावना है, इसलिए हमारा अगला रोड शो हैदराबाद, बेंगलोर, इसीलिए बेंगलोर में जाने वाले हैं। लेकिन ये सही बात है कि जैसे अब अपना मध्य प्रदेश का भी चित्र बदला है। हमारा आईटी की एक बिल्डिंग गई, दूसरी गई, तीसरी गई, आज की स्थिति में चौथी बिल्डिंग पे इंदौर में काम आईटी पार्क में हो रहा है और वही संभावना भोपाल में भी आ रही है और इसी में प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसे बड़े बड़े कैंपस भी है जहां अब क्या हो रहा है कि ये बात सही है कि एकदम ऐसी जो बहुत विकसित सिटी है उसकी तुलना में हम नए हैं, लेकिन संभावना हम में ज़्यादा है। तो ये जो उनके लिए मैन पावर वगैरह जो मिलता है वो हमारे यहाँ सस्ता मिल रहा है और बाकी अनुकूलता भी है। तो ये मान के चलो कि बहुत जल्दी भोपाल के रिजल्ट भी आएंगे और हम तो ये चाह रहे हैं कि वो ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन सब दूर बढ़े और सब दूर जहाँ जहाँ भी संभावना रहेगी प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि जिसने कमिटमेंट करके कैंपस खड़े किए तो अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम जमीन वापस भी ले रहे हैं। गौरतलब है कि मौजूदा समय में मध्य प्रदेश सरकार कर्ज के दलदल में है और बावजूद इसके अभी हाल ही में सरकार ने 88,540 करोड़ का कर्ज भी लिया है। ऐसे में प्रदेश में निवेश बढ़ाने की मुख्यमंत्री की पहल से राज्य को आर्थिक बल जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बहुत खुले भाव से मुख्यमंत्री ने इस बात को माना है कि बड़े बड़े राज्यों के अनुपात में निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश उतना आगे तो नहीं है, लेकिन अवसरों की अगर हम बात करें, संभावनाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। गौरतलब ये भी है कि मध्य प्रदेश फिलहाल कर्ज के दलदल में है, लेकिन बावजूद उसके अगर मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके से अभी मुंबई गए थे, उन्होंने खुद बोला कि हैदराबाद जाने वाले हैं, बेंगलोर जाने वाले हैं और निवेशकों को लेकर अगर वो लौटते हैं मध्य प्रदेश में तो निश्चित तौर पर प्रदेश को आर्थिक बल जरूर मिलेगा। चलिए
चलिए अब बात करते हैं उस खबर की जो युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। मध्य प्रदेश में जल्द ही 9,000 शिक्षकों के साथ 11,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल ने एग्जाम का कैलेंडर तैयार कर लिया है। 9 विभागों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक पदों की संख्या भी मंडल को भेज दी है। किस विभाग की भर्ती परीक्षा कब होनी है, इसका शेड्यूल मंडल ने तैयार कर लिया है। अब छात्रों और जो युवा हैं उनके लिए यह खबर बहुत प्रेरणादायक है और बहुत खुशी की बात है। सब कुछ इस रिपोर्ट में है, इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश में जल्द ही 9,000 शिक्षकों के साथ 11,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल ने एग्जाम का कैलेंडर तैयार कर लिया है। 9 विभागों ने भी अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक पदों की संख्या मंडल को भेज दी है। किस विभाग की भर्ती परीक्षा कब होगी, इसका स्केड्यूल जल्द ही मंडल जारी करेगा। चयन मंडल के मुताबिक अलग अलग विभागों ने पदों की जानकारी भेजी है। इनमें से कुल पदों में बाद में इजाफा भी किया जाएगा। खासतौर पर पुलिस और वन रक्षक भर्ती को इस साल होने वाली परीक्षाओं के पदों में ज्यादा इजाफा किया जा सकता है। अभी इन एग्जाम के लिए रूल बुक जारी नहीं हुई है। भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह से ऑनलाइन ही होंगी। परीक्षाओं में लीकेज की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए भी चयन मंडल ने पूरी तैयारी की है। मध्य प्रदेश सरकार अगस्त 2024 में 9,000 शिक्षकों सहित 11,000 पदों की भर्ती करने जा रही है। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश विभागों में जहां भी रिक्त पद हैं उन पदों को भी भरने की कार्रवाई शीघ्र की जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या के हिसाब से कार्य भी बढ़ा है, और प्रदेश में जब कार्य बढ़ा है तो कर्मचारियों की भर्ती होना भी जरूरी है। हाल ही में बजट में सरकार ने नौकरियों का ऐलान किया था। विभागों ने अपने खाली पड़े पदों की जानकारी भी भेज दी है। खासतौर से मध्य प्रदेश में टीचर बनने का ख्वाब देख रहे अभ्यर्थियों के लिए ये गुड न्यूज है। जल्द ही 9,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें 2018-2023 में पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। जल्द होगी 11,000 पदों पर भर्ती, 9,000 शिक्षकों की भर्ती भी शामिल। कर्मचारी चयन मंडल ने कैलेंडर तैयार किया। एजेंसी के इनक्रिप्टेड प्रश्नों से तैयार होगा पेपर सेट। परीक्षा के लिए 1.5 लाख प्रश्नों का बैंक। पेपर लीक को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनने जा रही है। कर्मचारियों के 4.5 लाख पद खाली हैं। ऐसे में सरकार ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में करीब 2 लाख से अधिक पद भरे जाएंगे। अभी मंत्रालय सहित कई अन्य विभागों में खाली पद होने की वजह से सरकारी कामकाज में देरी हो रही है। अगर सरकार लगातार सालों में भर्ती करती तो ये स्थिति नहीं बनती, लेकिन मोहन सरकार ने ये एक बड़ा कदम उठाया है और ये कहा है कि आने वाले समय में सरकार 5 सालों के भीतर 2 लाख से अधिक पद भरेगी। मध्य प्रदेश में ये सरकार का सबसे बड़ा एक कदम साबित होगा। कैमरामैन वीरेंद्र नगर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। चलिए अब चलते हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की खबरों का भी हाल जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस सत्र में कुल 5 बैठकें होनी हैं। मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारियां तेज हैं। मानसून सत्र में क्या कुछ होने वाला है, आसार कैसे नजर आ रहे हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को तफसील से देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। ये सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कुछ विधेयक पेश किए जाएंगे, साथ ही अन्य शासकीय कार्य भी होंगे। वहीं दूसरी तरफ सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार हैं। बात करें इस मानसून सत्र की तो 22 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत होगी, जिनमें 966 सवाल उठाए जाएंगे। सरकार धर्मांतरण रोकने पर कानून लाएगी। सरकार निकाय चुनाव पर भी विधेयक लाएगी। अप्रत्यक्ष रूप से महापौर अध्यक्ष को चुन पाएंगे। नक्सलवाद पुनर्वास नीति पर भी संशोधन विधेयक लाया जाएगा। आबकारी के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। नई शिक्षा नीति प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। साथ ही नई उद्योग नीति की भी तैयारी है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि 6 महीने की सरकार में ही जनता से जुड़े बहुत से मुद्दे हैं जो सदन में उठाना जरूरी है। जैसे कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है, खाद बीज की कमी, अघोषित बिजली कटौती, हर दिन अलग अलग मुद्दे पूरी ताकत से उठाए जाएंगे। तो बहुत है इस सरकार के खिलाफ में, लेकिन अपने पास सीमित समय है। 6 दिन का विधानसभा सत्र है। जो नकली खाद, नकली बीज और खाद की सप्लाई नहीं हो पा रही है, बिजली की मनमाने कटौती हो रही, पंप नहीं चल पा रहे हैं हमारा रोपाई के लिए। इन मुद्दों को लेकर के विधायक दल में चर्चा की जाएगी और उनको प्राथमिकता के क्रम में क्रमशः उन दिनों में उठाया जाएगा उसे।
विधानसभा के मॉनसून सत्र में जहां सरकार कई संशोधन विधेयक लेकर आने वाली है जो जनता को सीधे प्रभावित करेंगे, वहीं मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी कवायद कांग्रेस करती नजर आएगी। कांग्रेस की तैयारी पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मजबूत विपक्ष की बात कही है। उनका स्वागत है, वो सशक्त विपक्ष की तरह ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को वो कमी है उसको दिखाएं। जब सशक्त विपक्ष होगा तभी लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम तो आशा करते हैं कि कांग्रेस जो है अपनी विपक्ष की भूमिका को सशक्तपूर्ण ढंग से निभाए। छत्तीसगढ़ के मॉनसून सत्र में इस बार कई संशोधन विधेयक के साथ ही कई मुद्दों पर जमकर हंगामा देखने को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार जनता के हित में क्या फैसला लेकर आती है। वहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस बार क्या मुद्दे लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत जो है वो मॉनसून सत्र पर भी उफान पर है। विपक्ष जो है सरकार को घेरने में लगी हुई और सरकार बहुत से अहम विधेयकों को चाहती है कि इस मॉनसून सत्र में पेश कर दिया जाए और पारित भी करा लिया जाए। खैर, अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के एक गांव से एक ऐसी खबर आई है जिसने सब पोषक पका दिया है, सब चौंक गए हैं, क्योंकि एक पत्नी ने अपने पति की मौत पर उसकी चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। कुप्रथाओं की इस तरीके की मौत पर एक तरफ से समाज भी सन्न है और दूसरे परिवारजनों में भी उदासी का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने हालांकि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है, आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट को देखिए। आज भी देश के कई हिस्सों में कुप्रथाएं लोगों की जान ले रही हैं। रायगढ़ के चक्रधर नगर थाना के चिटका पानी गांव में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पति की मौत के बाद पत्नी सती हो गई। पति की मौत के बाद पत्नी ने चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। दरअसल चिटका पानी गांव के जयदेव गुप्ता की मौत कैंसर की वजह से रायगढ़ में हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने मृतक का दाह संस्कार गाँव में शाम में ही कर दिया। फिर कुछ देर बाद मृतक जयदेव गुप्ता की पत्नी रात में अपने घर से गायब हो गईं। परिजनों ने जब महिला की तलाश शुरू की तो आसपास कहीं भी महिला दिखाई नहीं दी, जिसके बाद परेशान होकर परिजन शमशान घाट पहुंचे। शमशान घाट पर जाकर देखा तो मौके पर महिला की चप्पल, चश्मा और साड़ी चिता के पास मिली। फिर जाकर परिजनों ने आशंका जताई कि महिला ने चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो फिर अभी अपने पापा मैंने कैंसर से पीड़ित थे, उनको अभी अपना 1.5 साल हो गया था। अब उनका कैंसर से कल अपना वही मेडिकल कॉलेज में उनका हुआ, डेथ हुआ। उसके बाद से उनका मैंने वो तो फिर मन में एक तो बन गया था, उनके साथ में ही मैं उनका मैं अपना जान मैं भी लूँगी बोल। हालांकि परिजनों ने इस मामले की जानकारी चक्रधर नगर पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाम को करीब 11 बजे तक घर में थी। शाम को 11 बजे के बाद वो कहीं चली गई है और परिवार को अंदेशा है कि कहीं उनकी जलकर मृत्यु हुई है क्या। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है। पतिव्रता के प्रेम और समर्पण की जिद में हुई इस घटना के बाद एक तरफ जहां परिवारजन गम में डूबे हैं, तो वहीं पूरे इलाके में माहौल गंभीर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की एक और अहम खबर आपको बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा में अनियमितता मामले में सीबीआई ने रायपुर में रेड मारी है। सीबीआई के अधिकारी छत्तीसगढ़ पीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सोलवानी और पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव के घर पहुंचे, दस्तावेजों की जांच की और सीबीआई की एक टीम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यालय भी पहुंची और यहां पर सीबीआई की टीम ने तमाम दस्तावेजों को खंगाला है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पीएससी पर जो है इससे पहले आरोप लगे थे कि इससे पहले जो परीक्षा हुई थी 2021 में, उसके बाद उसमें अनियमितता हुई थी, जिसके बाद की प्रदेश सरकार ने सीबीआई से अनुरोध किया था कि आप इस मामले को आगे लेकर जाएं, इसकी जांच करें। इसका जिम्मा सीबीआई को सौंपा सरकार ने और सीबीआई अब इस पूरे मामले में बहुत तेजी से जांच आगे बढ़ा रही है। तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव के घर पर भी, उनके परिसर में भी रेड हुई है, उनके तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया है और अब सीबीआई जो है बहुत संजीदगी से इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
अधिकारी छत्तीसगढ़ के पासिंग गाड़ी में वहां पर पहुंचे थे ताकि वो चाह रहे थे कि उनकी गोपनीयता बनी रहे। एक्सक्लूसिव बातचीत की है इस पूरे खबर पर मेरे सहयोगी नितेश गर्ग ने, पहले वो भी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले के मामले में सीबीआई की टीम पहुंची छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। ये आप देख सकते हैं कि टीम के सभी मेंबर छानबीन के बाद यहां से निकल रहे हैं। सभी लोगों ने जो है सुबह से ही दस्तावेजों की छानबीन की है और आयोग जो कि नया रायपुर में है, दूर है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से गहमा गहमी बनी रही और ये गाड़ी से सीबीआई के जो तमाम जो कर्मचारी हैं वो निकल गए हैं। लेकिन जो कथित रूप से छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला हुआ है उसमें संलिप्त लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं क्योंकि सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र में सोमवार दोपहर को ट्रेन की चपेट में आने से एक और बाघ की मौत हो गई, जबकि दो जो बाघ हैं वो शावक घायल हो गए। उनके इलाज के लिए भोपाल के डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहुंची हुई है। वहीं देर शाम मौके पर एक बाघिन जो है वो भी वहां पर आ गई। वन विभाग के कर्मचारियों को बाघिन को भगाना पड़ गया। ये हादसा जो है वो सोमवार सुबह 11 से 12 बजे के बीच बुधनी के भिड़घाट रेलवे ट्रैक के खंभा नंबर 800/18 के पास हुआ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी बाघ की है। ये बाघ जो है रेलवे ट्रैक के पास मृत पाया गया। इससे पहले भी करीब 8 से 10 वर्षों के समेत अन्य जानवरों की मौत इसी ट्रैक पर पिछले कुछ सालों में हो चुकी है। बावजूद इसके बाघों के संरक्षण के लिए कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। भिड़घाट इलाका रातापानी अभ्यारण्य से लगा हुआ है और इस जंगल में बड़ी संख्या में बाघ और अन्य जंगली जानवर जो है वो घूमते रहते हैं। रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाते हैं घूमते घूमते, जिससे चलते जो है ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं और इसी तरीके से मर जाते हैं। चलिए अब खबर में बहुत महत्वपूर्ण खबर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं जिन्हें देखकर एकदम से इंसान सकपका जाता है, सन्न रह जाता है। एक पल को समझ नहीं आता कि वो हादसा है या लापरवाही। कुछ दिनों पहले ही हमने एक खबर को दिखाया था। कुछ दिनों पहले ही हमने दिखाया था कि कैसे ठेकेदार की लापरवाही से ग्वालियर में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। आज फिर एक ऐसी ही लापरवाही की घटना इंदौर से सामने आई है। इंदौर के हीरानगर में सड़क पर काम कर रही जेसीबी मशीन से पत्थर उछल गया और यह पत्थर उछलकर लग गया 5 साल के बच्चे के सिर में। और 5 साल के बच्चे के सिर में पत्थर लगने से खून इतना बहने लगा कि अस्पताल ले जाते उस मासूम की मौत हो गई। अब आप इसे क्या कहेंगे, हादसा कहेंगे या लापरवाही कहेंगे? क्योंकि अगर बच्चा सड़क पर नहीं खेलेगा, नहीं चलेगा तो कहां जाएगा? ये हादसा नहीं है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये लापरवाही है बड़े लोगों की, ये लापरवाही है उन ठेकेदारों की जिनके जिम्मे है सड़कों को बनाना और सुरक्षा मानकों के साथ बनाना। इस मौत का जिम्मेदार जो कोई भी है वो बहुत बड़ा आदमी है, ये मासूम की लापरवाही नहीं है। वो बच्चा तो बस खेल रहा था, वो तो बिना किसी सुरक्षा मानक के काम कर रहे जो लोग हैं और जो ठेकेदार की जो मशीनें थी, जो उनके काम करने का तरीका था, जिम्मेदारी और गलती तो उनकी है। प्रशासन को जब पता था कि वहां पर काम चल रहा है, उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो फिर उस इलाके को क्यों नहीं घेरा गया? वहां पर क्यों आम जनों की आवाजाही को जो है वो बंद नहीं किया गया? अगर ऐसा हो गया होता तो ये मासूम वहां पर नहीं पहुंचते और मासूम को बड़े पत्थर से चोट नहीं लगता, उनके माथों पे इतनी गंभीर चोट नहीं आती कि अस्पताल ले जाते ही उस बच्ची की मौत हो जाती। ऐसी घटनाएं देखिए आमतौर पर अब सामान्य हो गई हैं। एक बार और 2 बार तो ऐसी घटनाएं हो तो समझ में आती है, लेकिन अगर बार बार इसी तरीके से लापरवाही के वजह से बच्चे जो है वो मरते रहेंगे, लोगों को जो है चोट आती रहेगी, तो प्रशासन और सिस्टम कब नींद से जागेगा ये समझ नहीं आता। खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन ये खबरें बहुत ज़रूरी खबर थी, तो मुझे लगा इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए और जिम्मेदार जो है उनसे सवाल करना चाहिए। फिलहाल 10 बजे 10 रिपोर्ट में इतनी ही वक्त है। तमाम जानकारी और तमाम खबरों के लिए आप सिर्फ विस्तार न्यूज़ देखें। नमस्कार।